हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आरपीएम स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूनिवर्स क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा हम लोग यूनिवर्स का हिस्सा हैं और हम लोग यूनिवर्स में ही रहते हैं दोस्तों। या जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार है, सब लोग सब चीज़ यूनिवर्स का हिस्सा है। तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है दोस्तों हम लोग यूनिवर्स को अच्छे से एक्सप्लोर करें और इसके बारे में अच्छे से जानें। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, ताकि यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको इस वीडियो में ही क्लियर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यूनिवर्स दोस्तों कुछ नहीं है, डस्ट पार्टिकल से ही बना हुआ एक चीज़ है और ये गैसेस और क्लाउड मतलब मिश्रण है। ये जो हमारा यूनिवर्स है, कहा जाता है कि यही हमारे यूनिवर्स की जननी है दोस्तों। और यूनिवर्स को नेबुला के नाम से जाना जाता है। नेबुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लाउड गैस। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए ना। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस वगैरह से बना हुआ है। और बात करें यूनिवर्स के दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ा है। आप इतना बड़ा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इसके साइज़ के बारे में दोस्तों कि कितना बड़ा है। और इसमें बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ और बहुत सारे स्टार। आप रात में जब सोते होगे तो देखते होगे बहुत सारे तारे टिमटिमाते रहते हैं। वो कितने छोटे छोटे दिखाई देते हैं। एक्चुअल में दोस्तों वो छोटे नहीं होते हैं, वो बहुत ही बड़े होते हैं साइज़ में। वो धरती से भी कई गुना साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन वो इतने हमारे धरती से उनका डिस्टेंस इतना दूर है कि हमें वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं और टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। टिमटिमाते इसलिए होते हैं क्योंकि वो लाइट का रिफ्लेक्शन के कारण हमें लगता है वो अस्थिर रहते हैं दोस्तों, लेकिन वो टिमटिमाना उनका लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण हमें मतलब हमारी आंखों को लगता है कि वो टिमटिमा रहा है। एक्चुअल में वो टिमटिमाते नहीं है दोस्तों। तो और बात करें दोस्तों दूसरी चीज़ों के बारे में यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में ही हमारा सोलर सिस्टम आता है। सोलर सिस्टम का मेन हिस्सा है हमारा सन, जिसके ही इर्द गिर्द हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं। जो कि प्लैनेट्स की संख्या की बात करें तो वो 9 है, जो कि इसके रिवोल्यूशन करता है। मैंने 9 क्यों बोला दोस्तों? 9 मैंने इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि 2006 से पहले हमारे 9 प्लैनेट्स थे, जो कि प्लूटो था। लेकिन बाद में IAU ने इसको प्लैनेट्स मानने से इनकार कर दिया। वो इसलिए इनकार कर दिया दोस्तों कि जो प्लूटो है वो प्लैनेट होने के शर्त को पूरा नहीं करते थे दोस्तों, क्योंकि इसका मास वगैरह जो बहुत छोटा था, इसलिए इसको प्लैनेट के श्रेणी से रिमूव कर दिया गया। बाद में 8 प्लैनेट्स ही रह गए और हमारा सन रह गया। सन आपको पता है दोस्तों, बात करें सन की तो सन आपको पता है दोस्तों कि सन एक स्टार है और वो एक एक्सिस पे अपने रहता है। वो भी रिवोल्यूशन करता है दोस्तों, बट वो एक्सिस पे ही रहता है। वो रिवोल्यूशन पूरे यूनिवर्स का करता है जो कि हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड रेवोल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि सन हमारे एक ऐसा स्टार है जो हमारे मतलब धरती से बहुत नियरेस्ट है, इसीलिए हमें देखने में बड़ा लगता है। बाकी जितने भी स्टार हैं ब्रह्मांड में तो बहुत सारे स्टार हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी होने के कारण वो हमें इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे पाता दोस्तों। इसलिए हमें छोटा छोटा दिखाई देता है क्योंकि उनकी दूरी बहुत ज़्यादा है। और जो हमारे सबसे नज़दीक स्टार है वो सूरज है दोस्तों, जिसकी दूरी अगर धरती से बात की जाए उसकी दूरी की तो 150 मिलियन किलोमीटर की उसकी दूरी है। और बात करें सूरज में टेम्परेचर का तो वो 5778 केल्विन के आसपास उसका टेम्परेचर। सोच लो दोस्तों कि वो कितना गर्म होगा। और उसके प्रकाश की बात करें कि वो धरती पे प्रकाश उसका कितनी देर में पहुंचता है, तो वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से 8 मिनट में ट्रैवल करके सन का प्रकाश हमारे धरती पे पहुंचता है दोस्तों। तो सोच लो इतनी उसकी दूरी है, इस तरह से उसका प्रकाश ट्रैवल करते हुए धीरे धीरे आता है। और बात करें इसके एनर्जी सोर्स के बारे में, तो एनर्जी सोर्स इसका मेन हाइड्रोजन और हीलियम है दोस्तों। हाइड्रोजन सन के सरफेस पे हमेशा हीलियम में बदलते रहता है, हर एक टाइम ये प्रोसेस होते रहता है दोस्तों, जिससे बहुत सारी एनर्जी उत्पन्न होती है और यही उसका मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। तो दोस्तों इतना तो आपको पता ही लग गया होगा कि सन हमारा मतलब मेन स्टार है। और अगर सन ना होता दोस्तों तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। हमारे जीवन में सिर्फ अंधकार ही अंधकार होता है, इसलिए सन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब बात करें इसके और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में दोस्तों, तो प्लैनेट्स टोटल में जैसे कि मैंने आपको बता दिया 8 प्लैनेट्स है। 8 प्लैनेट्स जो कि कुछ साइज में बड़े कुछ छोटे, तो किसी की और विशेषताएं ऐसे ऐसे, लेकिन सिर्फ लाइफ पॉसिबल है वो हमारे सिर्फ धरती पे ही पॉसिबल है। बाकी किसी भी प्लैनेट पे अभी तक फिलहाल लाइफ पॉसिबल नहीं हुई है दोस्तों। तो बात करें प्लैनेट्स के, तो प्लैनेट जो हमारा सबसे जो सन से नियरेस्ट प्लैनेट है वो मरकरी है, जो कि मरकरी काफ़ी नज़दीक है। और सीक्वेंस की बात करें तो मरकरी, उसके बाद फिर वीनस के बाद अर्थ के बाद मार्स, और मार्स के बाद फिर जुपिटर के बाद फिर सैटर्न के बाद यूरेनस के बाद नेपच्यून है। ये अलग अलग दूरी पर स्थित है और ये सन के रिवोल्यूशन करते रहते हैं दोस्तों। रिवोल्यूशन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे करते रहती है, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये आपस में मतलब जुड़े रहते हैं। ये हिलते उलते नहीं है, बस एक ही लाइन में ये रिवोल्यूशन सन के अराउंड करते रहती है, लेकिन सबका टाइम अलग अलग है दोस्तों। बात करें सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट के बारे में, तो सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो कि बुध है दोस्तों,
वो सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है और बहुत ही ज़्यादा उसका सरफेस बहुत गर्म है, क्योंकि वो सन के बहुत नियरेस्ट है, इसीलिए उसका टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है और उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है दोस्तों। बात करें उसके सैटेलाइट की तो उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। और वो अगर बात करें उसका रिवोल्यूशन और रोटेशन, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों रिवोल्यूशन क्या है और रोटेशन क्या है। रिवोल्यूशन जो कि सन के अराउंड चक्कर अगर कोई भी प्लैनेट लगाएगा उसको रेवोल्यूशन कहेंगे, और वो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, घूमेगा, उसको रोटेशन कहते हैं दोस्तों। हर एक प्लैनेट खुद भी घूमता है और वो सन के आले दुआले भी उसके राउंड भी चक्कर लगाता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों होता है। बात करें इसके रिवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में तो बुध, जो मरकरी को बुध भी कहते हैं दोस्तों हिंदी में, तो 88 डेज में ये अपना रिवोल्यूशन पूरा करती है और 59 डेज में ये अपना रोटेशन पूरा करती है दोस्तों। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें इसकी दूरी के बारे में दोस्तों तो 58 मिलियन किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है सन टू मरकरी की दोस्तों। अब बात करें दूसरे प्लैनेट्स के बारे में तो मरकरी के बाद दूसरा प्लैनेट आता है दोस्तों वीनस। तो वीनस को हमारी धरती की बहन भी कहा जाता है, ये ट्विन प्लैनेट है। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और अगर इसको धरती की बहन इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि इसका जो शेप एंड साइज बिल्कुल धरती जैसा ही है, इसीलिए इसको धरती की बहन कहा गया है दोस्तों। अब बात करें इसके रिवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में तो रिवोल्यूशन का टाइम ये 225 दिन में पूरा करती है और रोटेशन का टाइम 243 दिन में। रिवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में तो मैंने बता ही दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 243 दिन में ये अपना रोटेशन पूरा करती है, यानी कि अपने एक्सिस पे घूमती है और इसका भी कोई अपना सैटेलाइट नहीं है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे आती है हमारी धरती। आपको पता है धरती हमारी माँ है जिसमें हम लोग सब रहते हैं। तो धरती पे लाइफ पॉसिबल है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, तभी तो हम लोग यहाँ पे जीवित हैं। धरती पर लाइफ पॉसिबल होने का मेन कारण है दोस्तों कि यहाँ पे उचित मात्रा में पानी मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर होने के कारण यहाँ सब कुछ है और जो जो हमें चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है दोस्तों। अब बात करें धरती के सैटेलाइट के बारे में तो धरती का एक ही सैटेलाइट है दोस्तों जिसको मून भी कहा जाता है। और धरती का रिवोल्यूशन और रोटेशन का बात किया जाए तो धरती 365.25 डेज में ये अपना रिवोल्यूशन सन के अराउंड पूरा करती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कई बार साल में 365 दिन होते हैं और 4 साल के बाद 366 दिन होते हैं, जिसको आप लोग लीप ईयर के नाम से भी जानते होंगे दोस्तों। और बात करें यहाँ पर दोस्तों तो पानी वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह सब पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है और धरती का एकमात्र सैटेलाइट मून है। इसके रोटेशन के बारे में दोस्तों तो रोटेशन ये 24 घंटे में पूरा करते हैं। 24 घंटे से थोड़ा सा कम होता है बट ये अप्रॉक्स 24 घंटे में ये रोटेशन अपना पूरा कर लेती है। और अब जानते हैं दोस्तों धरती के सैटेलाइट के बारे में, मून के बारे में, जो कि हमारे धरती का सैटेलाइट है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो बात करें इसकी धरती से दूरी के बारे में दोस्तों तो धरती से इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर है दोस्तों। अर्थ टू मून का डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है। और बात करें ये इसका रिवोल्यूशन कितने दिन में ये पूरा करता है हमारे अर्थ का, तो ये 27 डेज लगाती है दोस्तों ये रिवोल्यूशन पूरा करने में। और बात करें इसके टेम्परेचर का तो दोस्तों इसका दिन और रात का टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस, क्योंकि मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर मतलब ना पानी है, ना हवा है, ना कुछ है यहाँ का वातावरण बिल्कुल। और सन की जो रोशनी होती है बिल्कुल डायरेक्ट मून के सरफेस पे पड़ती है और यहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण कोई रुकावट नहीं है, कोई ओजोन लेयर नहीं है, इसलिए इसका टेम्परेचर में काफ़ी मतलब वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके टेम्परेचर के बारे में तो 173 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर दिन में रहता है दोस्तों। और बात करें रात के टेम्परेचर तो -127 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है। बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स में भी इसका धरती से बहुत अलग है। अगर मान लो कि आप धरती पे 100 किलो के हो तो आप वहाँ पे चांद पे जाके 20 किलो के हो जाएगा, यानी कि 1/5 का मतलब डिफरेंस है। 1/5 इतना मतलब चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे 100 के हो तो वहाँ पे 20 के हो जाओगे, अगर आप 60 के हो तो वहाँ पे जाके 12 के हो जाओगे। तो इतना ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और धरती से मून पे कौन गया था फर्स्ट टाइम, तो वो आप सभी को पता होगा दोस्तों, हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। उन्होंने अपना लेफ्ट पैर अपना सबसे पहले मून पे रखा था दोस्तों। बात करें दोस्तों इनके पहुंचने, चांद पे कदम रखने का टाइमिंग के बारे में तो ये 21 जुलाई सुबह में 2 समथिंग कुछ मिनट पे, मतलब मॉर्निंग का टाइम था दोस्तों, तब उन्होंने अपना ये पैर रखा था। और यूरोपियन टाइप के हिसाब से ये मतलब 10 o'clock मतलब वो क्या कहते हैं और एक दिन पीछे चला जाएगा, क्योंकि टाइम में डिफरेंस ये आप लोगों को पता ही है। तो जब यहाँ पे 21 जुलाई को तो वहाँ पे 20 जुलाई को मतलब वहाँ पे पैर रखे थे दोस्तों। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो दोस्तों। और बात करें अब दूसरे प्लैनेट्स के फैक्ट्स के बारे में दोस्तों, तो दूसरे प्लैनेट्स में अब सेकंड बात करते हैं हम लोग मार्स के बारे में। तो मार्स को आप लोगों को पता होगा, इसको मंगल ग्रह के नाम से भी जानते हैं।
बात करें दोस्तों इसके रोटेशन और रिवोल्यूशन टाइम का, तो ये एक दिन में अपना रोटेशन पूरा करता है, यानी कि अपने एक्सिस पे घूम जाता है। बात करें इसके रिवोल्यूशन टाइम का, तो 687 दिन में ये अपना रिवोल्यूशन पूरा करता है। और इसके सैटेलाइट के बारे में बात करें तो सैटेलाइट इसके दो हैं, डेमस और फोर्ब्स, इसके दो मुख्य सैटेलाइट हैं दोस्तों। बात करें इसके डिस्टेंस के बारे में दोस्तों, तो इसकी डिस्टेंस सन से लेकर इस प्लेनेट तक की डिस्टेंस 228 मिलियन किलोमीटर है दोस्तों। बात करें दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट के बारे में, तो वो है जुपिटर। आपको पता है जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। और बात करें इसके रिवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में, तो ये अपना रोटेशन लगभग 10 घंटे में पूरा करती है। बात करें इसके रिवोल्यूशन के बारे में, तो ये रिवोल्यूशन अपना 12 साल में पूरा करती है। क्योंकि दोस्तों ये सन से थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर है, इसीलिए इसका रिवोल्यूशन का टाइम बढ़ जाता है। बात करें इसकी दूरी के बारे में, तो ये इसकी दूरी 778 मिलियन किलोमीटर है दोस्तों। बात करें इसके सैटेलाइट के बारे में दोस्तों, तो इसके टोटल 79 सैटेलाइट अभी तक मौजूद हैं दोस्तों, जो कि सैटेलाइट के नंबरों से अगर जाना जाए तो ये सबसे ज़्यादा ऐसा प्लेनेट जिसमें सबसे ज़्यादा सैटेलाइट अभी तक मौजूद है। बात करें दोस्तों हमारे दूसरे सबसे बड़े प्लेनेट के बारे में, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है दोस्तों, तो वो है हमारा सैटर्न। अगर बात करें इसकी दूरी के बारे में, सन से इसकी दूरी 1425 मिलियन किलोमीटर है। और इसके इर्द गिर्द आप देखे होंगे कि रिंग सा बना होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो पिक्चर में दोस्तों कि इसके आले दुआले इसके राउंड में रिंग सा बना होता है। ये रिंग आइस एंड डस्ट से मिलकर बना हुआ होता है दोस्तों। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये साथ साथ उस प्लेनेट के मतलब ये घूमता रहता है। और इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात करें तो ये रोटेशन अपने एक्सिस पे घूमता है लगभग 11.25 घंटे में। और बात करें इसके रिवोल्यूशन के बारे में, तो दोस्तों ये 29 साल 5 महीने का बड़ा टाइम रिवोल्यूशन लगाता है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो कि सन से इसकी दूरी काफ़ी मतलब 1425 मिलियन किलोमीटर बढ़ गई। तो यही मेजर रीज़न है कि इसको मतलब रिवोल्यूशन करने में सन के अराउंड इतना सारा टाइम लग जाता है। बात करें दोस्तों इसके सैटेलाइट के बारे में, तो अभी तक इसके 62 सैटेलाइट हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि कंफर्म नहीं हुए, लेकिन 62 सैटेलाइट पॉसिबल है कि 62 सैटेलाइट अभी तक सैटर्न के मौजूद हैं। बात करें दोस्तों यूरेनस के बारे में, तो दोस्तों यूरेनस की इसकी दूरी की बात की जाए सन से, तो ये 2869 मिलियन किलोमीटर है। इतना दूर होने के कारण इसे बहुत ज़्यादा ठंडा प्लैनेट भी कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट है। और ये अगर इसके रिवोल्यूशन और रोटेशन की बात करें, तो ये रोटेशन का समय इसका अप्रॉक्स 17 आवर्स के आसपास लगता है। बात करें इसके रिवोल्यूशन के बारे में, तो 84 साल 84 ईयर्स टोटल ये सन के रिवॉल्व करने में ये समय लेता है दोस्तों। और इसके सैटेलाइट की गिनती की बात की जाए तो ये 27 अप्रॉक्स सैटेलाइट इसके अभी तक मतलब कंफर्म हुए हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों सबसे फर्देस्ट प्लैनेट की, जो कि सन से बहुत दूर है, वो है नेपच्यून दोस्तों। बात करें इसकी दूरी की, तो 4496 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। इसीलिए इस प्लैनेट को सन को रिवॉल्व करने में लगभग 165 मिलियन ईयर्स लगते हैं दोस्तों। 165 ईयर्स लगते हैं दोस्तों इसको रिवॉल्व करने में। और बात करें इसको एक्सिस पे घूमने की दोस्तों, तो इसकी रफ्तार से ये अपने स्पीड से ये लगभग 16 घंटे में ये अपना रोटेशन पूरा कर लेते हैं दोस्तों। और ये काफ़ी ठंडा है, ये बेसिकली आइस वगैरह से ही मिलके ये प्लैनेट बना हुआ दोस्तों। और सैटर्न और जुपिटर जो हमारा प्लैनेट है वो गैस से मिलके बना हुआ दोस्तों। और बाकी सारे ये सारे जो प्लैनेट है ये आइस और ये बाकी सारे डस्ट पार्टिकल से बने हुए हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके सैटेलाइट के बारे में, तो इसके सैटेलाइट की संख्या 14 है दोस्तों। बात करें दोस्तों प्लैनेट्स और स्टार के अलावा दूसरी चीज़ों के बारे में, तो इसमें हमारे यूनिवर्स में मीटियोर्स और कॉमेट्स वगैरह एस्ट्रॉइड्स वगैरह भी आते हैं। तो बात करें सबसे पहले मीटियोर्स के बारे में, तो मीटियोर्स दोस्तों रॉक से बना हुआ बड़ा बड़ा चट्टान होता है दोस्तों। ये हवा में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये भी सन के रिवॉल्व करता रहता है दोस्तों। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि ये धरती पे आ जाता है, और धरती पे ये आने के दौरान इस फ्रिक्शनल एनर्जी के कारण इसमें आग लग जाता है दोस्तों। तो इसको शूटिंग स्टार के नाम से भी कई बार जानते हैं। और जब ये बहुत बड़े साइज में मतलब बच जाता है धरती के ऊपर लैंड करने में, तो ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है दोस्तों। डायनासोर का अंत का भी कारण मीटियोर्स ही था दोस्तों, जो कि करोड़ों साल पहले डायनासोर का अंत हुआ था, ये मीटियोर्स के कारण ही हुआ था। इसको हिंदी में उल्का पिंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें एस्ट्रॉइड्स के बारे में दोस्तों, तो एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच में आने वाला बेल्ट है। ये भी गैसेस और छोटे छोटे रॉक प्लैनेट्स का मतलब ये सन के रिवॉल्व करते रहते हैं ग्रेविटेशनल। आपको तो पता है दोस्तों सोलर सिस्टम मतलब जो भी वहाँ पे यूनिवर्स में सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मतलब एक दूसरे से बंधे होते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में बंधे हुए थे। तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो कि ये रिवॉल्व करते रहता है सन के चारों बगल दोस्तों। और
इसी एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो कि इनर और आउटर प्लैनेट भी बनाता है दोस्तों। जैसे कि हमारे 8 प्लैनेट है, जिसमें से 4 प्लैनेट को इनर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, 4 प्लैनेट आउटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो दोस्तों, ये बॉर्डर का काम करता है हमारे यूनिवर्स में। अंदर वाले को इनर और बाहर वाले को आउटर के नाम से जाना जाता है। इनर प्लैनेट में बात करें तो मरकरी, वीनस, मार्स और हमारा अर्थ हो जाएगा, और आउटर प्लैनेट की बात करें तो जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न हमारा ये हो जाएगा। बाकी तो मैंने प्लैनेट के बारे में आपको समझा ही दिया था दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों कॉमेट के बारे में दोस्तों, तो कॉमेट भी गैसेस और फ्रोजन गैसेस और दूसरे डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। फ्रोजन गैसेस के बारे में कहना चाहूँगा दोस्तों, फ्रोजन गैस मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का ही मिश्रण है, उसको फ्रोजन गैस के नाम से जाना जाता है। और कॉमेट में बात करें तो कॉमेट में हैली हमारा सबसे मतलब फेमस कॉमेट है दोस्तों, जो कि 76 सालों के बाद एक बार देखा जाता है दोस्तों। ये आखिरी बार 1986 में देखा गया था, अब की बार 2062 में देखा जाएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में, तो ड्वार्फ प्लैनेट में हमारा एरिस और प्लूटो है। इसके अलावा भी होमिया, मेकमेक और सीरियस है दोस्तों। टोटल 5 प्लैनेट्स हैं जो कि हमारे ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में आते हैं। इसको और प्लूटो को तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि 2006 में इसको IAU द्वारा 2006 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। इससे पहले वो एक प्लैनेट के रूप में ही कंसीडर किया जाता था दोस्तों। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।